बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी दे दें आपको कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सरकार का पहला बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार आज होने वाला है। शुभेंदु अधिकारी का पहला बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार आज है। नवन में 35 मंत्री लेंगे शपथ। बड़ी जानकारी दे दे आपको कि राज्यपाल RN रवि दिलाएंगे शपथ। बड़ी जानकारी दे दे पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के कैबिनेट की बड़ी बैठक है और कई नए और बड़े चेहरों को मिल सकती है जगह। शुभेंदु सरकार का पहला बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार आज होना है और ऐसे में कई मंत्री जो है वो शपथ लेंगे। सुबह 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन है और इस समारोह में 35 नए मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। राज्यपाल RN रवि सभी नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे और इस विस्तार के साथ ही पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार को पूर्ण मंत्रिपरिषद मिलने जा रही है और सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए कई नई और अनुभवी चेहरों को जगह दी जा सकती है। संभावित नामों में अर्जुन सिंह है, अशोक है, रूपा गांगुली है, स्वप्न दास गुप्ता है, तपस रॉय है और साथ ही कई नेता जो हैं इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सरकार विभिन्न विभागों में जिम्मेदारियों का पुनर्वितरित कर सकती है और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। ऐसे में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमेश जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस मैनेजिंग एडिटर है, माफ कीजिएगा, मैनेजिंग एडिटर, उनसे जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में अब बीजेपी की जो है वो सरकार पूरी तरह से आ गई है और पहले ही जो है ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। ऐसे में किस तरीके से देख रहे हैं सर, कई बड़े चेहरों का नाम जो है वो निकल कर सामने आ रहा है सर? नहीं, बिल्कुल सही। ये मंत्रिमंडल का विस्तार है, इसमें उन सब चेहरों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने इतने लंबे समय के बाद जो भारतीय जनता पार्टी एक सपना देख रही थी कि हमारी सरकार आ जाएगी और जिन्होंने बहुत अथक प्रयास करे थे और जिनकी भूमिका बहुत महती रही है। तो ऐसे जीते हुए विधायकों को मुझे लगता है कि आज मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और एक पूरी, वो कहते हैं कि एक मंत्रिमंडल ऐसा सजाया जाएगा हर वर्ग से और हर जाति समुदाय से एक एक या दो मंत्री लिए जाएंगे ताकि किसी को ये मलाल ना रहे कि मुझे मेरी भागीदारी को कमतर आका गया। तो मुझे लग रहा है सारा संतुलन एक बनाने के लिए और एक सटीक भविष्य की तस्वीर को बनाने के लिए खुद से शुभेंदु अधिकारी ने सजाया है। और जाहिर सी बात, अल्टीमेटली मोहर तो दिल्ली से लगनी है, ये आपको पता है, क्योंकि जो लिस्ट फाइनल की गई होगी 2 दिन पहले वो दिल्ली पहुंची गई होगी और दिल्ली में जो स्वीकृति मिली होगी उसके बाद ये सब कुछ होगा। लेकिन बहरहाल ये है कि शुभेंदु अधिकारी की मनपसंद की कैबिनेट ज्यादा रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। बिल्कुल। ऐसे में सर महिला चेहरे पर भी दाव लगा है, महिला चेहरा भी है जो वो कहा जा रहा है कि वो भी शपथ ले सकते हैं और कई जो युवा चेहरे हैं उनको भी इसमें जगह मिल सकती है। तो क्या लग रहा है कि ये महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए महिला चेहरे पर जो है शपथ दिलाया जाएगा? बीजेपी की ये रणनीति रही है। ज्यादातर मुझे लगता है चेहरे युवा ही रहेंगे और एक दो नीतीश जो पहले केंद्र में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, जो जीते हैं उनको भी जगह मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा पहले टीएमसी सरकार में कई ऐसी विधायक मंत्री थे जिनको इस बार भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं ने हराया है विशेष तौर पे, तो उनपे भी ज्यादा फोकस रहेगा, उनको भी जगह मिल सकती है। अब भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली अनीता आपको पता है, बिल्कुल बिल्कुल, वरिष्ठता बिल्कुल नहीं देखी जाती है, सिर्फ ये देखी जाती है पॉपुलैरिटी किसकी ज्यादा है। पता चला एक महिला जो आई है पहली बार उसको विधायक का टिकट मिला है और वो जीत गई है और पॉपुलर बहुत है, उसको दे दिया गया। और 2-3 चेहरे ऐसे हैं, एक KMG जो रेप कांड जब हुआ था RG हॉस्पिटल का, तो उसकी माता को, पीड़िता की माता को टिकट देके उनको भी जिताया गया है। बिल्कुल। तो उनपे भी शायद नजर रहे। और दूसरा एक बर्तन मांजने वाली बाई का जो काम किया करती थी महिला, उनको भी टिकट देके वो जिताया गया, वो भी है। तो इस तरीके से एक लंबी कतार है। तो ऐसे चेहरों को बनाने की कोशिश रहेगी और दूसरा ये संदेश देने की रहेगी कि
देखिए, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी का भी ख्याल रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है इस तरीके से उनको के ऊपर भी नजर रहेगी, हो सकता है उनको भी शामिल किया जाए जी। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने महिलाओं के नाम गिनाए हैं तो लग रहा है कि बीजेपी जो है वो महिलाओं को आगे बढ़ाने में ज्यादा सक्षम है और ज्यादा काम कर रही है। नहीं, सक्षम वाली बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक जब कैबिनेट बनती है उसमें सबकी भागीदारी होती है। क्योंकि आज की डेट में क्या है, कोई भी कैबिनेट या कोई भी संगठन, सरकार पहले जाति समुदाय के हिसाब से बांटा जाता है। ब्राह्मण का थोड़ा हिस्सा, ठाकुरों का थोड़ा हिस्सा, मुस्लिम का थोड़ा हिस्सा। अब चूंकि पश्चिम बंगाल की एक अलग राजनीति होती है, वहाँ बंगालियों का ज्यादा दबदबा रहता है। बिल्कुल। तो स्थानीय लोगों को ज्यादा मौका दिया जाएगा, और विशेष तौर पे भाई बंगाल है, बंगालियों की गढ़ है, तो बंगाल से निकले हुए उनको ज्यादा दिया जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे चेहरे हैं जो जीते हुए हैं, जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं, उत्तर प्रदेश से भी ताल्लुक रखते हैं, विभिन्न राज्यों से भी ताल्लुक रखते हैं। तो पूरे को समीकरण को मुझे लगता है एक मंच पे लाके और एक जगह बिठाने की पूरी कोशिश की जाएगी इसमें। ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बता दें कि पश्चिम बंगाल से खबर है, जहां पर कई नए बड़े चेहरे आज जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार है। शुभेंदु सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार है। ऐसे में 35 मंत्री शपथ ले सकते हैं। राज्यपाल RN रवि दिलाएंगे शपथ। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री जो है वो मां शकंबरा देवी धाम पहुंचकर चल रहे विकास और निर्माण कार्यों की स्थलीय निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। व्यवस्थाओं का जायजा भी लेंगे। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से फीडबैक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी देंगे। प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी के दौरे को लेकर सहारनपुर में प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। जबकि मंदिर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी विकास कार्यों का सीधा समीक्षा पर नजरें जो है वो टिकी हुई है। ऐसे में दौरे को लेकर प्रशासन जो है वो पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर दौरा है और सुरक्षा को देखते हुए कड़ी व्यवस्था की गई है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि सहारनपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और दौरे को लेकर प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है सहारनपुर से। बता दें कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दौरे को लेकर प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है आज सहारनपुर के दौरे पर हैं। मां शकंबरी देवी धाम पर आज दौरा है उनका। दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और ऐसे में आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा जो है वो बेहद ही खास होने वाला है। अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया जाएगा और सहारनपुर से हमारे संवाददाता सुनील जी जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं। सुनील जी, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो सहारनपुर के दौरे पर हैं। देखिए, आज सहारनपुर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जहां पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माता शाकुंभरी देवी पहुंचेंगे, जहां पर सिद्धपीठ माता शाकुंभरी देवी में पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद हाल ही में आए 3 दिन पहले आपदा प्रभावित इलाके का जो है निरीक्षण करेंगे। आपको बताना चाहूंगा कि जहां आपदा आने से जो है श्रद्धालु 2 महिला की मौत हो गई थी, जहां उनको मुख्यमंत्री ने मुआवजा दिया है, 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, जमीनी जो हकीकत, मुख्यमंत्री को सहारनपुर में खास लगाव है। आज मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और समीक्षा जो बैठक करेंगे, अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के साथ वो बैठक करेंगे। आपको बता दूं, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है जी। बिल्कुल, ऐसे में तैयारियों की बात करूं तो क्या कुछ तैयारियां की गई हैं सुनील? देखिए, अगर बात की जाए जनपद सहारनपुर के, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज माता शाकुंभरी सिद्धपीठ में पहुंचेंगे, जहां कल जो
कल से ही जो है प्रशासन पूरी तैयारी में लग चुका था, तैयारी पूर्ण कर ली गई है, जहां उनका 3:30 बजे जो हेलीकॉप्टर जो शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ के पास उतरेगा। और मैं आपको बताऊंगी जहां जो है प्रभावित इलाकों का जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करेंगे, और 4:55 पे एयरपोर्ट से वो जो है लखनऊ के लिए रवाना होंगे, जहाँ जनप्रतिनिधि और जो है अधिकारियों के साथ वो बैठक भी करेंगे। जी बिल्कुल, ऐसे में दौरे की अगर मैं बात करूं सुनील, तो क्या कुछ लग रहा है यहाँ पर कौन कौन बीजेपी के दिग्गज और मौजूद रह सकते हैं इस कार्यक्रम में? देखिए, अगर बात की जाए, क्योंकि जनप्रतिनिधि चाहे उसमें लागू लखनपाल पूर्व सांसद हो, चाहे उसमें जो है नरेश सैनी जी भी पूर्व विधायक है, वो भी यहाँ पहुंचेंगे। कई दिग्गज यहाँ पर नेता जो कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री के साथ में वो सब उनके साथ में निरीक्षण करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि सहारन माता शाकुंभरी देवी में मुख्यमंत्री का ये तीसरा कार्यक्रम है, जहाँ तीसरी बार वो यहाँ पर माता शाकुंभरी सिद्धपीठ में आ रहे हैं। अभी हाल ही में उनका एक कार्यक्रम यहाँ पे था, जहाँ माता शाकुंभरी देवी में उन्हें जो है पर्यावरण का जो है निरीक्षण किया था, कई योजनाओं का जो है उन्होंने जायजा लिया, और अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की थी। आपको बता दूंगा कि हाल ही में जो 3 दिन पहले जो आपदा आई थी, जहाँ 2 श्रद्धालु महिला की इसमें मौत हुई थी, आज वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, वहां का वो जायजा लेंगे। जी बिल्कुल, ऐसे में सुनील क्या लग रहा है कि सहारनपुर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ा तोहफा देने वाले हैं क्या? देखिए, बात की जाए जनपद सहारनपुर की माता जो सिद्धपीठ शिवालिक के पहाड़ में स्थित जहाँ माता शाकुंभरी सिद्धपीठ जो मंदिर है, जहाँ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, मैं आपको बताना चाहूँ कि ये माता शाकुंभरी सिद्धपीठ में जो फिलहाल जो निर्माण कार्य चल रहा है, यहाँ जो है रेलवे का, अगर बात की रेलवे का कार्य, वहां पर जो है लाइन बिछी रही है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर जो काम किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर पूर्व की बात की जाए कि लोगों को जो है नदियों से गुजरना दुश्वार होता था, फिलहाल में वहां पर पुल निर्माण का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। जैसे मैंने आप बात की थी कि अभी हाल ही में 3 दिन पहले आपदा आई है, जहाँ दर्जनों वाहन जो है पानी की चपेट में आने से बह गए थे, जहाँ 2 महिला की जो मौत हो गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने संवेदना जताई। लेकिन उसके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री आज जो है माता शाकुंभरी सिद्धपीठ पहुंचेंगे, और वो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, जनप्रतिनिधियों के साथ में रहेंगे, कई योजनाओं का जो है वो निरीक्षण भी कर सकते हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, ऐसे में सुनील लगातार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है सहारनपुर का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने दिल्ली देहरादून हाईवे को लेकर भी निरीक्षण किया था, वहां पर भी उसका शिलान्यास किया गया, और एक बार फिर से सहारनपुर के दौरे पर है। तो क्या लग रहा है 2027 को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गए हैं क्या सुनील? देखिए, अगर बात की जाए जमीनी जो हकीकत है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश की जो नंबर 1 बेट विधानसभा है, 2027 में हाल चुनाव भी होना है, लेकिन जिसको लेकर यहाँ पर जो मुख्यमंत्री का दौरा हो रहा है, कहीं ना कहीं जो है राजनीति में भी हलचल होती हुई नजर आ रही, क्योंकि मुख्यमंत्री का सहारनपुर से, मैंने बता दी, सहारनपुर से खास लगा हुए, सहारनपुर में कई बार उनका दौरा हो चुका है। आज माता शाकुंभरी सिद्धपीठ में जो है वो आज दर्शन करेंगे, उनका तीसरा माता शाकुंभरी में तीसरी बार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए राजनीति की बात की जाए, क्योंकि राजनीति में जिस तरह से 2027 में चुनाव है, कहीं ना कहीं राजनीति में हलचल तेज होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। जी ठीक है सुनील जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं जून महीने की शुरुआत के साथ ही आम लोगों और कारोबारियों के लिए एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को लेकर बड़ा अपडेट जो है वो निकलकर सामने आया है। तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें जो हैं 1 जून यानी कि आज से लागू हो गई हैं। राजधानी दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 42 रुपए का इजाफा किया गया है। इसके बाद से इसकी नई कीमतें जो हैं 3113 रुपए 50 पैसे हो गई है। वहीं कोलकाता की बात करें 53 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी के साथ ही कमर्शियल सिलेंडर जो है 3255 रुपए 50 पैसे हो गए हैं। हालांकि घरेलू उपभोक्ताओं की फिलहाल राहत मिली है, क्योंकि 14.2 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। खबरों की माने तो पश्चिमी एशिया में जारी भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक सप्लाई दबाव के चलते एलपीजी की लागत बढ़ी है, जिसका असर अब आम भारतीय बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। सरकार ने तेल कंपनियों को 30 दिनों का एलपीजी रिजर्व बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि आपूर्ति पर कोई भी असर ना पड़े। और इस बढ़ोतरी का सीधा असर जो है वो होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और छोटे कारोबारियों की लागत पर पड़ सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में खाने पीने की चीजों की कीमतों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। वहीं भारतीय संगीत जगत से आज एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। अपनी मधुर और सुरीली आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली दिग्गज पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का
निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। जानकारी के मुताबिक उन्हें उम्र संबंधित समस्याओं के चलते रविवार शाम को उनका निधन हो गया। सुमन कल्याणपुर हिंदी, मराठी समेत कई भाषाओं में सैकड़ों गीत गाकर भारतीय संगीत जगत में अपनी अमिट पहचान बना चुकी थी। उनकी आवाज को अक्सर लता मंगेशकर की आवाज से मिलाकर देखा जाता था, लेकिन उन्होंने अपनी अलग पहचान और मुकाम बनाया। आजकल तेरा मेरा प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार और कई ऐसे चेहरे हैं, कई ऐसे गीत जो हैं आज भी लोग गुनगुनाते हैं। करीब 7 दशक लंबे अपने संगीत सफर में उन्होंने 700 से ज्यादा गाने जो हैं वो रिकॉर्ड किए हैं। मोहम्मद रफ़ी के साथ कई यादगार युगल गीत भी गाए हैं। उनके निधन की खबर सामने आते ही संगीत और फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। कई राजनीतिक और सांस्कृतिक हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए भारतीय संगीत की अपूर्णीय क्षति बताया है। सुमन कल्याणपुर का जाना भारतीय संगीत के एक सुनहरे दौर के अंत के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन उनके गीत हमेशा संगीत प्रेमियों के दिलों में जीवित रहेंगे। वहीं बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल जो है वो तेज हो गई है। बिहार विधान परिषद यानी कि एमएलसी की 10 सीटों के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इनमें से 9 सीटों पर द्विवर्षीय चुनाव होगा, जबकि 1 सीट पर उपचुनाव कराए जाएंगे। चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन मतगणना के बाद नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। इन चुनाव को लेकर एनडीए और आरजेडी और कांग्रेस समेत कई दलों ने अपनी राजनीतिक रणनीति तेज कर दी है। विधानसभा में संख्या बल को देखते हुए एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में माना जा रहा है कि गठबंधन 10 में से 8 से 9 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं महागठबंधन भी अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश में जुटा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कई नए चेहरों और राजनीतिक परिवार से जुड़े नेताओं को भी इस बार मौका मिल सकता है। नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही पटना में राजनीतिक बैठकें और उम्मीदवारों के चयन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के बीच उम्मीदवारों को लेकर लगातार मंथन जारी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधान परिषद का ये चुनाव आगामी राजनीतिक समीकरणों और दलों की रणनीति का बड़ा संकेत माना जा रहा है। हाल ही में हुए एमएलसी उपचुनाव और बदलते राजनीतिक समीकरण के बीच ये चुनाव और भी अहम माना जा रहा है और अब सभी की नजरें उम्मीदवार की अंतिम सूची और नामांकन प्रक्रिया पर टिकी हुई है, क्योंकि इसके नतीजे बिहार की राजनीति में आगे की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो वहीं दिल्ली और गुजरात में आज एक बार फिर से बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज है। राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने के लिए बड़े स्तर पर बुलडोजर अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई ताकि किसी भी तरह की कानूनी व्यवस्था की समस्या ना हो। प्रशासन का कहना है कि ये अभियान कोर्ट के निर्देशों और तय योजना के तहत चलाया जा रहा है। कई अवैध ढांचों को हटाया गया है, जबकि स्थानीय लोगों ने कार्रवाई को लेकर नाराजगी भी जताई। दूसरी ओर गुजरात के विरमगाम में भी प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए ये अभियान चलाया गया है। दोनों राज्यों में चल रही कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और संवेदनशील इलाकों में पुलिस लगातार निगरानी बनाए हुए है। प्रशासन का कहना है कि अवैध कब्जों और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब वैश्विक तेल बाजार पर साफ दिखाई देने लगा है। इजरायल और लेबनान के बीच संघर्ष एक बार फिर से तेज होने के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड और WTI यानी कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड की कीमतें 2% से ज्यादा बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने दक्षिण लेबनान में अपने सैन्य अभियान के और तेज कर दिया है, जिससे निवेशकों के बीच तेल का आपूर्ति को लेकर चिंता जो है वो बढ़ गई है। क्रूड की बात करें, $93 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है, जबकि WTI क्रूड की करीब $90 प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि मध्य पूर्व में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और तेल आपूर्ति मार्गों पर संभावित खतरे के चलते बाजार में अनिश्चितता बढ़ी हुई है। खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चिंता बनी हुई है, जहां से दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल सप्लाई गुजरती है। निवेशकों को डर है कि अगर संघर्ष और बढ़ता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिसका असर पेट्रोल डीजल की कीमतों और महंगाई पर पड़ सकता है। पिछले कई दिनों से युद्ध विराम और शांति वार्ता की उम्मीदों से तेल कीमतों में नरमी आई थी, लेकिन अब हालात फिर से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में पश्चिमी एशिया की स्थिति पर पूरी दुनिया की नजरें रहेगी, क्योंकि इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार और आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ सकता है। फिलहाल तेल बाजार में अस्थिरता बनी हुई है और निवेशक हर नए घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं।
देश के कई राज्यों में मौसम एक बार फिर से करवट लेने जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने बिहार, झारखंड, ओडिशा समेत पूर्वी भारत के कई हिस्सों में 6 जून तक बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में 1 जून से 6 जून तक कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है, जबकि बिहार में भी कई इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा में 2 जून से 6 जून के बीच बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान है और कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और बिजली गिरने की घटनाओं से बचने की सलाह दी है। वहीं पश्चिम भारत में भी मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात के कई हिस्सों में बारिश, तेज हवाओं और चमक गरज की संभावना जताई जा रही है। गुजरात क्षेत्र में 2 जून तक भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी प्री मानसून गतिविधियां तेज हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण कई राज्यों में मौसम सक्रिय बना हुआ है। बारिश की इस गतिविधि से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि नई जगह पर जलभराव, ट्रैफिक बाधित और बिजली गिरने जैसी घटनाओं का खतरा भी बन सकता है। ऐसे में प्रशासन और मौसम विभाग लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से मौसम संबंधित अपडेट पर ध्यान देने की अपील की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।